नमस्कार, मैं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर, अब तक 47 की मौत। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। इजराइल हमास जंग के बीच जो बाइडेन ने दोहराई अपनी बात, बोले इजराइल को सुरक्षा का अधिकार। बिहार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का विवादित बयान, सावरकर को बताया अंग्रेजों का दलाल। कर्नाटक चिक्काबल्लापुर में नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन भेजा है। ईडी ने पूछताछ के लिए FEMA के तहत वैभव गहलोत को कल का समन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत समन भेजा। इसके साथ ही इसी बीच ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एजेंसी की इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिनांक 25 अक्टूबर राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च, तो वही दिनांक 26/10/23 राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड पड़ी। मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का सम्मान। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि ईडी आज सुबह से ही कई कांग्रेस नेताओं के यहां पेपर लीक मामले में छापेमारी कर रही। ईडी की एक टीम सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंची। इसके साथ ही दौसा जिले के मैवा में भी ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ ईडी पहुंची। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। इस निमंत्रण पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि इस मौके पर पीएम को निमंत्रण देना जरूरी है, ऐसे मौके पर पीएम को खुद ही उपस्थित होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी पीएम को निमंत्रण देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजे जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, वह खुद ही ऐसे मौकों पर उपस्थित हो सकते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि भला कौन ऐसे मौकों पर जाना नहीं चाहेगा। राम मंदिर को बनना ही था, इसके लिए हजारों की संख्या में कर सेवकों ने अपनी जान दी है। इसमें सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी वहां थे। इसी कड़ी में पीएम मोदी को निमंत्रण भेजे जाने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा कि किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं, लेकिन क्या भगवान केवल एक ही पार्टी के लिए सीमित हो गए? निमंत्रण सभी के लिए होना चाहिए। कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। मोदी जी को आमंत्रित देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थी, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। साल का अक्टूबर महीना अब खत्म होने को है और इसके साथ ही दिल्ली NCR में गुलाबी ठंड की एंट्री हो गई। लेकिन इस हल्के ठंड के बीच पोल्यूशन का जहर परेशानी बनता जा रहा है।
बता दें कि लोगों को फिजा में फैली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना के बाद अब दोबारा मास्क पहनने के दिन आ गए हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद सहित कई इलाकों में आज की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के पार पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि हवा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। ग्राफ 2 नियम को लागू करने के बाद भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण को कम करने के लिए आनंद विहार क्षेत्र में एंटी स्मॉग गन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया गया। सुबह दूर तक देखने में सफेद धुएं की चादर थी। एनसीआर के इलाके जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी हवा खराब स्तर पर पहुंच गई है। इस समय पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 288 पर है, तो वहीं नोएडा में 242, फरीदाबाद में 282, गुरुग्राम में 257 और गाजियाबाद में 207 नोट किया गया है। हवा भी इस दौरान जैसे ठहर सी गई है, इसलिए फिजा में फैला पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को देश भर में फैले 8 प्रोजेक्ट में लगने वाले 31 करोड़ रुपए के राशि के संबंध में प्रगति बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल मैंने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की, जहां 7 राज्यों में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल को और भी प्रभावी बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। एजेंसी के अनुसार एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट देश के विकास और तरक्की से जुड़े, जिनमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, जल आपूर्ति एवं सिंचाई शामिल है। ये परियोजनाएं देश के 7 राज्य बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में लागू होंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल उपग्रह इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकता है। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों की सजा पर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फैसला 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। दोषियों की सजा के खिलाफ दलीलों, हलफनामा और रिपोर्ट्स पर बहस होगी। इससे पहले अदालत ने 18 अक्टूबर को हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को हत्या का, जबकि 5वें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 यानी बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के तहत दोषी ठहराया गया है। सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अब मामले में 15 साल के बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले पर एडिशनल सेशन जज जस्टिस रविंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि 5 दोषियों के हलफनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी ने प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं किए थे। इस कारण दोषियों की सजा पर बहस नहीं हो पाई। अदालत ने इसे तैयार करने के निर्देश देते हुए मामले को 7 नवंबर के लिए लिस्टेड किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। इसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि मेरे बेटे या पीसीसी चीफ का सवाल नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने फैमिली शिफ्ट कर दी है। हमने कल तो 2 गारंटी की घोषणा की। यह चाहते नहीं है कि हम महिलाओं, पिछड़ों के लिए कुछ कर सके। गहलोत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि डोटासरा के यहाँ छापा मायने रखता है। वह किसान के बेटे हैं। उस व्यक्ति ने हमेशा किसानों और गरीबों की आवाज उठाई, इसलिए इस मामले में उनके यहाँ रेड की गई। गहलोत ने आगे कहा कि बाबू को कल नोटिस मिला और कहा कि एक दिन में आकर हाजिर हो जाओ। ये कोई मजाक चल रहा है। ईडी बीजेपी की ऐसी हालत खराब हो जाएगी, टिड्डी की तरह ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच 112 सर्च की गई और 4 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, क्योंकि सारे मामले फेयर थे। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि ऊपर वालों के दबाव के बिना ना ईडी आ सकती है, ना इनकम टैक्स और ना सीबीआई। हमने संजीवनी घोटाले में 6 बार निवेदन किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं। 5 गारंटी उनको तैयारी करने के लिए 5 नेताओं को चुन ले पहले ही कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर दें। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है।
महाराष्ट्र के बीड़ में बुधवार गुरुवार को 2 भीषण सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एक हादसा गुरुवार सुबह करीब 6 बजे आष्टा फाटा रोड पर हुआ, जब मुंबई से बीड़ जा रही एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि बस की गति तेज थी और अचानक से ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, इसके साथ ही 22 लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो वही अधिकारी ने बताया है कि इसके अलावा बुधवार रात करीब 9:30 बजे बीड़ में दामनगांव अहमदनगर रोड पर अमोरा में तेज रफ्तार से जा रही एक एम्बुलेंस एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस अहमदनगर जा रही थी, उसके चालक और 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल चिकित्सक की अहमदनगर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इजराइल पर हमास के हमले को प्रतिरोध करार देते हुए केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने इजरायली प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बमबारी से लोगों को मार रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतन्याहू के समर्थन को शर्मनाक चाल बताया। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मैं फलस्तीन के पक्ष में हूं। आप पूछेंगे कि हम हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, तो नहीं, हम हिंसा को जायज नहीं ठहरा रहे। यदि वहां के लोगों को 7 दशकों से यातना शिविरों में रखा गया है तो उनके प्रतिरोध को आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इसे प्रतिरोध कह सकते हैं। मैं हमास के हमले को जायज नहीं ठहरा रहा हूं। खून के बदले खून समाधान नहीं है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से शांति के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। गृह मंत्रालय ने भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जेड श्रेणी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सुरक्षा कवर प्रदान की। येदियुरप्पा को यह सुरक्षा केवल कर्नाटक में प्रदान की गई है। पूर्व सीएम को केंद्रीय सुरक्षा केवल रक्षा मंत्रालय के साथ साझा की गई, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो की खतरे की धारणा के आधार पर यह सुरक्षा दी गई। रिपोर्ट की माने तो येदियुरप्पा को कर्नाटक में कट्टरपंथी समूह से खतरा है, जिसे देखते हुए सीआरपीएफ कर्नाटक में ठहरने के दौरान भाजपा नेता को सुरक्षा प्रदान करेगी। गृह मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया जब पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पूरे राज्य में कांग्रेस की असफलता को प्रदर्शित करने के लिए रैली करने का ऐलान किया। बीएस येदियुरप्पा लगभग 5 दशक से कर्नाटक की राजनीति में एक मुख्य चेहरा बने हुए। उन्हें राज्य में लिंगायत समूह के नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसे कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंकों में से एक माना जाता है। चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 और मिशन और गगनयान परीक्षण 1 के लॉन्चिंग के बीच इसरो प्रमुख के सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक आत्मकथा लिखी। उनका यह प्रयास उन प्रतिभावानों को प्रेरित करना है जिनमें अभी विश्वास की कमी। इसमें उन्होंने कॉलेज के दिनों में सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया है, जैसे बस यात्रा खर्च वहन न कर पाने के कारण पुरानी साइकिल से कॉलेज जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की फीस के पैसे न होने पर छोटे लॉज में रहने को मजबूर होने का जिक्र है। आत्मकथा नीलाव कुदीक्षा सीमांगल मलयालम में लिखी गई है, जो बाजार में नवंबर में उपलब्ध होगी। मलयालम में पुस्तका लिखने के कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें सहजता महसूस होती। सोमनाथ ने कहा कि शुरुआती दौर में मुझे कोई भी दिशा दिखाने वाला नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि बीएससी करूं या इंजीनियरिंग। आत्मकथा लिखने का उद्देश्य लोगों को प्रतिकूलताओं से जूझते हुए सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।